हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे उत्तक। इसका सेकंड पार्ट जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक और संयोजी उत्तक। तो एपिथेलियमी उत्तक से हम स्टार्ट करते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथेलियमी उत्तक होते हैं। इनका मुख्य कार्य जंतु के शरीर, आंतरिक अंगों और कोशिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखकर रक्षा करना है। यानी कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन और जो बाह्य ऑर्गन होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, उनको कवर करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कुपिकाएं आदि सभी एपिथेलियमी उत्तकों से बने होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम उत्तक हो गए सल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभीय एपिथेलियम, स्तरित सल्की। ये स्तरित सल्की जो है वो सल्की का ही पार्ट है, और ग्रंथिल एपिथेलियम। तो इस तरह से 4 हो गए ये, क्योंकि स्तरित जो हो गया वो सल्की का ही पार्ट हो गया। सल्की एपिथेलियम तथा स्तरित सल्की एपिथेलियम, इनकी कोशिकाएं बहुत पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं, जैसे रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कुपिकाओं की विसरण करने वाली सतह, आहार नली तथा मुख का अस्तर आदि। यानी मुंह के अंदर की जो ऊपरी जो त्वचा है वो इसी से बनी होती है, सल्की एपिथेलियम से, और रक्तवाहिनी और फेफड़ों की कुपिकाएं आदि। त्वचा की सल्की एपिथेलियम कई परतों में व्यवस्थित होकर स्तरित सल्की एपिथेलियम उत्तक का निर्माण करती है। यानी त्वचा जो बनी होती है बस स्तरित सल्की एपिथेलियम से बनी होती है, ताकि हमारी त्वचा कहीं से घिसट जाए या रगड़ लग जाए तो उसको ज़्यादा चोट ना पहुँचे। कई स्तरों की बनी होती है सल्की एपिथेलियम, जिसको स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। स्तंभीय एपिथेलियम, जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंतों और श्वसन नली की भीतरी अस्तर में स्तंभीय एपिथेलियम पाई जाती हैं। स्तंभीय एपिथेलियम की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं। यानी स्तंभीय एपिथेलियम का मतलब स्तंभ के आकार की, खंबे के समान। श्वसन नली की भीतरी अस्तर में स्तंभाकार कोशिकाओं पर धागे के समान संरचनाएं पक्षभाव होते हैं, जो पदार्थ के चालन में सहायता करती हैं। इन्हें साधारण स्तंभीय उत्तक कहते हैं। यानी सांस वाली जो नली है उसके अंदर स्तंभाकार एपिथेलियम होती हैं, जिसमें धागे के समान रचनाएं होती हैं। घनाकार एपिथेलियम, यह घनाकार कोशिकाएं वृक्क की नलिकाओं और लार ग्रंथियों के अस्तर का मतलब इंटरनल सरफेस जो है को बनाती हैं और इन्हें यांत्रिक मजबूती प्रदान करती हैं। ये क्यूब के आकार की होती हैं, इसलिए इनको घनाकार कहते हैं, यानी घन के आकार की। इसकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका का काम भी करती हैं, जो जरूरी पदार्थों का स्राव करती हैं। ग्रंथिल एपिथेलियम, कभी कभी घनाकार एपिथेलियमी उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है, जो जरूरी पदार्थों का स्रावण करती है, जैसे पसीना, श्लेष्मा, अश्रु आदि का। तो उन्हें ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, एक तरह की ग्रंथि बना लेती हैं। नेक्स्ट है संयोजी उत्तक, यानी कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तो इस उत्तक की कोशिकाएं संयोजी उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने या आधार देने का कार्य करता है, जो कि मैट्रिक्स में ढीले रूप से पाए जाते हैं। यानी इसके 2 अवयव हो गए, मैट्रिक्स और कोशिकाएं। कोशिकाएं मैट्रिक्स में सस्पेंडेड रहती हैं, फैली रहती हैं चारों तरफ। तो इसका एग्जाम्पल है रक्त एवं लसिका। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स प्लाज्मा में निलंबित रहती हैं। इसमें प्रोटीन, नमक व हार्मोन भी होते हैं। रक्त पचे हुए भोजन, हार्मोन, CO2, O2 शरीर की सुरक्षा व तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। ये जो है रक्त की विभिन्न कोशिकाएं हैं: न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स। तो रक्त के हम अवयव देख लेते हैं। मेन पार्ट जो है लाल रक्त कणिकाएं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है, इसको RBC कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। प्लेटलेट्स, आपने सुना होगा प्लेटलेट्स के बारे में कि उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। प्लाज्मा, रक्त वाहिनी में पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ, जरूरी
तत्वों हार्मोन का संवहन करता है प्लाज्मा, ये इसका लिक्विड पार्ट होता है। मैट्रिक्स होता है, इसमें ये सारी जो है रक्त कणिकाएं तैरती रहती हैं। अस्थि, इसके अंत कोश के स्थान में कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं जो अस्थि को कठोरता प्रदान करते हैं। अस्थियां शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती हैं, इसका मैट्रिक्स ठोस होता है। उपास्थि, इसमें अंत कोशीय स्थान पर प्रोटीन व शर्करा होती है जिससे यह लचीला व मुलायम होता है। कार्टिलेज, यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है। यह नाक, कान, कंठ, नाखून आदि में पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं कॉन्डोसाइट कहलाती हैं। आप देख सकते हैं कार्टिलेज नाक में और कान में आसानी से मोड़ी जा सकती है, आप टच करके देख सकते हैं। प्रश्न कई बार आ जाता है कि अस्थि व उपास्थि में क्या अंतर है, तो आप देख सकते हैं अंतर को। अस्थि ठोस पदार्थ से बना है, उपास्थि यह अर्ध ठोस व लचीले पदार्थ से बना है। अंतःकोश के स्थान में कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं। इसमें अंतकोश के स्थान में प्रोटीन व शर्करा होते हैं। इसके बीच में अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थि में अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है। यानी अस्थियां यानी हड्डियां तो आप शरीर के अंगों में देख सकते हैं, हाथ की हड्डियां, पैर की, और उपास्थि आप देख सकते हैं नाक में और कान में और जोड़ों के बीच में पाई जाती है। एरियुलर उत्तक, यह उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर नसों तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इसका कार्य है यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। एडिपोज यानी कि वसा में उत्तक, वसा के संग्रह करने वाला वसा में उत्तक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। वसा संग्रहित होने के कारण यह उसमें कुचालक का कार्य भी करता है, यानी इसमें वसा संग्रह हो जाती है, एक्स्ट्रा वसा जितने भी है अंगों के बीच में पाने से अंगों को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। तंतु में उत्तक, घना तंतु में उत्तक, डेंस फाइब्रस टिश्यू, ये दो प्रकार के होते हैं, कंडरा तथा स्नायु। ये कंडरा जो है यह अस्थि को पेशियों से जोड़ती है और स्नायु यह अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु, स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, कंडरा अस्थि को पेशियों से जोड़ती है। बहुत लचीली व मजबूत होती है स्नायु और कंडरा जो है कम लचीली। स्नायु बहुत कम मैट्रिक्स उपस्थित होता है और कंडरा में धागे के आकार की बहुत मजबूत संरचनाएं होती हैं। तो मेन अंतर इसमें आ जाता है, स्नायु जो है मेन अंतर ये कि अस्थि को अस्थि से कनेक्ट करती है, जोड़ती है, और कंडरा जो है वो अस्थि को पेशियों से जोड़ती है। पेशियोत्तक, मस्कुलर टिश्यू, शरीर की मांसपेशियां उत्तक की बनी होती हैं। धागे की तरह की संरचना के कारण ये पेशियां तंतु कहलाते हैं। मांसपेशियों का संकुचन व फैलाव इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मांसपेशियों में विशेष प्रकार का प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन होता है जिसे संकुचन प्रोटीन कहते हैं। यह उत्तक 3 प्रकार का होता है, अरेखित पेशी, अरेखित यानी चिकनी पेशी और हृदय पेशी। तो ऐच्छिक पेशी हो गई जिसको रेखित पेशी भी कहते हैं, और अनैच्छिक पेशी हो गई अरेखित पेशी और हृदय पेशी। ये पेशी अस्थि में जुड़ी होती हैं व गति में सहायता करती हैं। अरेखित पेशी ये अमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती हैं। हृदय पेशी ये हृदय में पाई जाती हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है, रेखित पेशी होती है लंबी बेलनाकार तथा अशाखित, अरेखित पेशी होती है लंबी तथा शंक्वाकार सिरों वाली। हृदय पेशी बेलनाकार व शाखित। पार्श्व में हल्की व गहरी धारियां होती हैं, इसी वजह से स्ट्रेटेड या रेखित पेशी कहते हैं। मांसपेशी में पट्टिकाएं या धारियां नहीं होती है, इसलिए इसको अरेखित पेशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये बिना शंक्वाकार सिरे वाली तथा हल्के जुड़ाव वाली होती हैं, बीच बीच में जुड़ी रहती हैं। बहुनाभिक होती है, इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, नाभिक होते हैं, एक केंद्रक युक्त होती है, इसमें केंद्रक एक होता है, उसमें कई सारे केंद्रक होते हैं, और हृदय पेशी भी एक केंद्रक वाली होती हैं। तो रेखित पेशी हो गई हाथ व पैरों की पेशियां, और अरेखित हो गई नाल, हृदय, आँख की पलक, फेफड़ों, इन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता अरेखित पेशियों पे, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। और हृदय की पेशियां तो हृदय में होती हैं, तो आप ये देख सकते हैं तीनों पेशियां। ठीक है, देखो इसमें रेखाएं दिखाई दे रही हैं इसलिए इसको रेखित पेशियां कहते हैं, इसमें रेखाएं नहीं दिखाई दे रही इसलिए इन दोनों पेशियों को अरेखित पेशियां कहते हैं। तंत्रिका उत्तक, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं न्यूरॉन कहलाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं में केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है।
तंत्रिका कोशिकाओं के 3 भाग होते हैं, प्रवर्ध या डेंड्राइट्स, धागे जैसी रचना जो साइटोन से जुड़ी होती हैं, साइटोन कोशिका जैसी संरचना जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है, यह संवेग को विद्युत आवेग में बदलती है। एक्सॉन, पतले धागे जैसी संरचनाएं जो एक सिरे पर साइटोन व दूसरे सिरे पर संवेगी अंगों से जुड़ी रहती हैं। यह आप तंत्रिका कोशिका का चित्र देख सकते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स।